नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जी के ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि उत्तर प्रदेश के सिंचाई तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा में 2 से 3 मार्क्स के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और यह वीडियो जो है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ, एआरओ, एपीएस 2023-24 के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन, जैसे नलकूपों द्वारा सिंचाई, नहरों द्वारा सिंचाई, तालाबों, झीलों और पोखरों, कुओं द्वारा सिंचाई। साथ ही साथ हम महत्वपूर्ण झील को पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बात पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण कार्यक्रम और परियोजनाएं को पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग राजस्व संबंधी कार्यक्रम को भी पढ़ेंगे और लास्ट में हम जो कि क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आपको अगर थोड़ा-सा दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है 2016 में, 2021 में पूछा गया है और 2016 के री एग्ज़ाम में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो है नहर सिंचाई क्षेत्र कितना परसेंट है, ये पूछा गया था। किसान समृद्धि आयोग पूछा गया है और जैविक खेती कहाँ की जाती है, इन सब बारे में पूछा गया है। अब ये मैं आपको थोड़ा-सा दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के डिटेल में देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश के जो है कि 30 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं ये आपको वहीं से दिखा रहा हूँ, अगर डिटेल में देखना हो तो वहाँ से देख सकते हैं। तो बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से जो है कि 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और यूपी पीसीएस में एक बार प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन-सी है? तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए, सर्वप्रथम जो सिंचाई परियोजना है वो पूछा गया है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर पूछा गया, सबसे पुरानी नहर पूछा गया तो पूर्वी यमुना नहर है। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए, हम पढ़ेंगे सिंचाई तंत्र आज। तो देखिए, इसके बारे में क्या है कि कृषि की सफलता विभिन्न फसलों के लिए जल उपलब्धता पर निर्भर करती है। अतः जल का भंडार एक उसका सदुपयोग राष्ट्रीय और राज्य की महत्व का विषय है। आपको पता है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया मैं आपको कृषि और बागवानी में कि उत्तर प्रदेश की जो 60% जनता है, 59.3% जनता जो है वो कृषि में संलग्न है और ये जनता जो है कृषि प्रधान है और ये 26% योगदान जो है कृषि का पूरे यूपी का 26% योगदान कृषि से आता है, जीडीपी का। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपने नहीं देखा है कृषि और बागवानी वाला, तो वो भी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वो वीडियो देखने के बाद आप ये देखेंगे, तो आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो देखिए, अब देखिए, सर्वप्रथम 1823 में प्रथम सिंचाई कार्यक्रम सहारनपुर में खोला गया। तो आप याद रखिए कि पहला, अब जहाँ भी एग्जाम में पहला लग जाए, यूपी पीसीएस के एग्जाम में कहीं भी अगर पहला लग जाए तो समझ लिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला सिंचाई कार्यक्रम कहाँ खोला गया? सहारनपुर में। कब? 1823 में। फिर 1885 में जालौन और हमीरपुर जिले की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बेतवा नहर का निर्माण किया गया। तो आप ये मत याद रखिए, पर ये तो याद रखिए कि बेतवा नहर का निर्माण कब किया गया? 1885 में। और ये दोनों काम जो है आज़ादी के पहले का है। अब आगे देखिए, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तथा स्वतंत्रता के पश्चात प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का विकास तीव्र गति से हुआ। कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार प्रदेश में नीबल बुआई में नीबल सिंचाई क्षेत्र का जो सर्वाधिक अनुपात राज्यों में है वो है पंजाब में, फिर हरियाणा में, फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, यूपी का जो है नीबल सिंचाई क्षेत्र में 3rd स्थान है। 2015-16 में उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचाई क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में प्रतिशत जो था वो 86.4% था। ऐसे ही 2015-16 में उत्तर प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है 142.3 लाख हेक्टेयर था। तो याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने
सिंचित क्षेत्र है, कुल कितने ज्योत क्षेत्र हैं। तो बोए गए शुद्ध क्षेत्र जो है वो तो 86% है, और बाकी इसको क्षेत्रफल अगर देखना हो तो 142.3 लाख हेक्टेयर है। अब देखिए 2015-16 में ही उत्तर प्रदेश का सकल सिंचित क्षेत्रफल जो है 209 लाख हेक्टेयर है, जो देश के कुल सिंचित क्षेत्र का 21.69% है तथा प्रदेश में 87% है। अब आगे देखिए 2017-18 में उत्तर प्रदेश में सकल सिंचाई क्षमता का उपयोग 295 लाख हेक्टेयर है। तो सारी बातें ये सब याद रखिए। आप ये ध्यान दीजिए कि नवल सिंचाई क्षेत्र जो है यूपी उसमें 3rd स्थान पे है, और कुल सिंचित क्षेत्र जो है वो 142 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचाई क्षेत्रफल कितना है 209 लाख हेक्टेयर, ये पूरे देश का 21.69% है, और प्रदेश में 87% है। तो ये सारी बातें आप याद रखें। अब चलिए हम देखते हैं अगले अपने मेन टॉपिक पे देखते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन, तो उत्तर प्रदेश में कितने सिंचाई के साधन है, तो मेनली 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है नलकूपों द्वारा, दूसरा नहरों द्वारा, तीसरा जो है तालाबों, झीलों, पोखरों एवं कुओं तथा अन्य साधनों द्वारा। तो अब आप ध्यान दीजिए कि तालाबों, पोखरों, झीलों, कुओं द्वारा ये सब मिला के कितना है 9.8% है। नहरों द्वारा कितना है 15.2%, और नलकूपों द्वारा कितना है 74.9, तो लगभग 75। तो मैंने अभी आपको यही क्वेश्चन दिखाया था। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितना % है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। तो पूछ रहा है नहर सिंचाई क्षेत्र, तो हमने अभी देखा नहरों द्वारा सिंचाई कितना है 15.2%। तो 15.2% इसमें कहीं था ही नहीं थे, क्वेश्चन गलत हो गया था। लेकिन इसका आंसर आपको पता है कि 15.2% है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर साल। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाए हैं तो आपको पता होगा। चलिए इनमें जो कि नलकूपों द्वारा 74.9% है उसको हम पढ़ते हैं कि इसके बारे में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। तो आप याद रखिए कि यूपी में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है, लगभग 75%, जो प्रदेश के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 74.9% है। नलकूप जो है 74.9% सिंचाई कवर करता है। नलकूपों द्वारा सिंचाई के मामले में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे। तो ये बात आप याद रखिए। पहली बात तो याद रखिए कि सिंचाई सर्वाधिक जो है नलकूप से हो रही है 75% लगभग, और इन सब मामलों में यूपी जो है पहले स्थान पे है अन्य राज्यों से। नलकूप 20वीं शताब्दी की देन है। देश में सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1660 में मेरठ जनपद में किया गया। तो ये भी याद रखिए, जहां सर्वप्रथम लग गया वो आपको याद रखना है। तो यकीन मानिए दोस्तों ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, नहीं एग्जाम में आप हल्का हो जाएंगे। अब आगे देखिए प्रदेश में निजी और सरकारी दोनों प्रकार के नलकूपों के प्रचलन की व्यवस्था है, किंतु प्रदेश में निजी नलकूपों की संख्या अधिक है। तो ध्यान रखिए कि निजी नलकूपों की संख्या अधिक है। भूगर्भीय जल द्वारा नलकूपों में सिंचाई को लघु सिंचाई के तहत रखा जाता है। तो जो भूगर्भों द्वारा सिंचाई होती है नलकूपों में उसको लघु सिंचाई के तहत रखा जाता है। प्रदेश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई मेरठ में होती है। तो यह भी याद रखिए एग्जाम में पूछा गया कि सबसे ज्यादा किस जिले में होती है, तो मेरठ में। और सर्वप्रथम देखे हैं आप यहाँ की इसका प्रयोग मेरठ में ही हुआ है 1960 में। अब मेरठ को 1960 में कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ये लिखा है मेरठ और ये है 1960, तो ये जो लास्ट में 60 आ रहा है तो देखिए 60, आपको पता है 1900 तो होगा पक्के से, लेकिन ये जो 60 है तो देखिए मेरठ का जो ठ है वो भी तो 60 भी तो ऐसे ही लिखा है जा रहा है, तो 660 हाँ, तो ऐसे याद रखिए।
अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये नलकूप जो होता है वो असल में है क्या चीज़। तो नलकूप कुछ और नहीं बल्कि ट्यूबवेल है। तो ध्यान रखिएगा ये ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से। तो पहले स्थान पे मेरठ है, फिर मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और अलीगढ़। तो ये सब देख के आपको एक बातें समझ में आ गई होंगी कि अगर एग्जाम में तीसरा क्वेश्चन बनाया जाए कि उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ ज़्यादा होता है, तो यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नदियों का कनेक्शन उतना नहीं है। अगर आपने मेरा रिवर वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेजर दो ही नदियां हैं, यमुना है और गंगा है। और जरूरी नहीं है कि यमुना गंगा यहाँ से गुजर ही रही है, कुछ शहरों से गुजरती है, जैसे मेरठ से गुजरती है और भी। तो यहाँ केवल दो ही नदियां हैं और उसका जो अपवाह तंत्र है बहुत चौड़ा, दूर दूर तक है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर नलकूपों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है और यहाँ जो किसानों के खेतों का जोत का आकार है वो बड़ा है। तो अगर वो 4-5 बीघे में एक नलकूप लगा देते हैं तो उनको फायदा होता है। तो ये बात है। अब आगे देखिए हम नहर पढ़ते हैं। तो देखिए नहरों के बारे में। नहरों के वितरण एवं विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान है। यहाँ की कुल सिंचित भूमि का लगभग 30% भाग नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो देखिए नहरों द्वारा सिंचाई कितना, तो यहाँ की कुल भूमि का लगभग 30%। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताते चलूं, शायद आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कि अभी नहरों के सिंचाई में हम लोगों ने तो पढ़ा है कि वो 15% था, अब ये 30% कहाँ से आ गया। तो आप यहाँ देखेंगे कि लिखा है कि यहाँ की कुल सिंचित भूमि का 30% है। सिंचित भूमि अलग चीज होता है, मतलब बहुत सारे हैं लेकिन वो सिंचित नहीं है, लेकिन सिंचित भूमि का। लेकिन हमने अभी वो पढ़ा क्या था कि ये जो है दिया गया नहरों द्वारा 15.2%, ये क्या है कि कुल सिंचित क्षेत्र का है। ये सिंचित क्षेत्र का है। क्वेश्चन में भी देखिए आप, कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र पूछा गया है। तो सिंचित क्षेत्र है न कि भूमि, तो इसलिए, नहीं तो यहाँ आंसर तो 30 हो ही जाता, तो यहाँ गलत क्यों दिया था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा अगर कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो देखिए सिंचित भूमि का लगभग 30% भाग नहरों द्वारा सिंचित होता है। उत्तर प्रदेश में नदियों की सर्वाधिक संख्या एवं इन नदियों का जल जो है सदावाहिनी होने के कारण यहाँ नहरों का विकास कर सिंचाई की उचित व्यवस्था की गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नहरों का जो कनेक्शन होता है वो नदी से होता है। अगर नदी सदा नीरा नहीं रहेंगी तो नहर बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इनका जो कनेक्शन है वो जो है सदा वाहिनी, सदा नीरा नदियों से है। नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक खर्चीला होने के कारण इसका पर्याप्त मात्रा में वर्तमान में विकास नहीं हो पाएगा। अब जाहिर सी बात है कि ये जो नहरों द्वारा सिंचाई है ये खर्चीला होगा, क्योंकि नहर बनाने के लिए तो पैसे चाहिए ना। इसलिए नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ध्यान रखिएगा। सांख्यिकी पत्रिका 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कुल जो है कि 75,063 किलोमीटर लंबी नहरें हैं। तो एग्जाम में के लिए ये भी याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में कुल नहरों की लंबाई जो है वो 75,063 किलोमीटर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का जो है अधिक विस्तार है। तो मैंने आपको बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है नहरों का विस्तार। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है कि नदियाँ केवल दो ही हैं, गंगा और यमुना, इसीलिए उनको कनेक्ट करने के लिए उनके द्वारा जो है सिंचित क्षेत्रों को कनेक्ट करने के लिए नहरें बनाई गई। अब ये ध्यान दीजिए, देखिए लिखा है लंबाई के दृष्टिकोण से सबसे अधिक नहरें जो है रायबरेली में है। तो ध्यान दीजिएगा लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी या सबसे अधिक नहर जो है, मतलब इसका जो फैलाव है सबसे ज्यादा कहाँ है, रायबरेली में है। कितना है? 2,843 किलोमीटर लंबी रायबरेली जिले में, तथा सबसे कम जो है अमरोहा में है, मात्र 52 किलोमीटर।
तो याद रखिए यह एग्जाम के लिए कि सबसे लंबी नहरें रायबरेली में है। यह यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे अधिक जो है नहरें रायबरेली में है और सबसे कम अमरोहा में है। नहरों द्वारा सिंचाई प्रदेश के सिंचित भूमि के 21% क्षेत्रफल पर होती है। अब देखिए, नहरों से सिंचाई की बृहद एवं मध्यम सिंचाई साधन माना जाता है। नहरों को जो है कि बृहद एवं मध्यम सिंचाई माना जाता है और नलकूपों को जो है लघु माना जाता है, क्योंकि नलकूप अपने आसपास के जो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, आधा किलोमीटर के रेंज तक ही ये सिंचाई जो है कर सकता है। लेकिन यह जो है बृहद है माध्यम, क्योंकि यह 100 200 400 किलोमीटर तक जा सकता है। तो चलिए हम कुछ जो प्रमुख नहरें हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला नहर जो है वो पूर्वी यमुना नहर है। यह देश का जो उत्तर प्रदेश का जो भी सबसे पुराना नहर है। ये देखिए, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है ये। पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान के निकट यमुना नदी के बाएं किनारे से 1830 से निकली। तो ध्यान रखिएगा, यह यमुना नदी से निकली है। इसकी कुल लंबाई जो है 1440 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिए इसकी लंबाई। इस नहर द्वारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, हापुड़, गाजियाबाद जिले की सिंचाई की जाती है। तो याद रखिए पूर्वी यमुना नहर जो है सबसे पुरानी नहर है। निकलती कहाँ से है? यमुना नदी से। अब अगला देखिए, आगरा नहर के बारे में पढ़ते हैं। आगरा नहर का उद्गम जो है ओखला से होता है। ओखला जो है यह गौतम बुद्ध नगर के पास है। यह यमुना नदी के बाएं किनारे से 1884 से निकली। तो ध्यान रखिए कि यह भी यमुना नदी से निकली है। यह देखिए दाएं से निकली है और यह बाएं से। इसकी कुल लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है। यह नहर जो है दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा, भरतपुर को लगभग, भरतपुर जो है कि कहाँ पर है? राजस्थान को लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। अब अगला देखिए, निचली गंगा नहर जो है 1878 में निर्मित। यह नहर जो है नरोरा, बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकलती है। तो ये गंगा से निकाली गई है। निचली गंगा नहर जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज जिले की लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। अब अगला देखिए, शारदा नहर। शारदा नहर काफी इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पहले ही आ चुका है यहाँ से क्वेश्चन। तो देखिए, इसका निर्माण जो है 1920 से 1928 के बीच में हुआ। इसका उद्गम जो है चंपावत के बनवासा, और यह जो जगह है उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित है, के निकट जो है शारदा, जिसको काली या महाकाली नदी कहते हैं। तो शारदा नहर जो है वो शारदा नदी से निकलती है, या तो कहें काली या महाकाली नदी से। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है ये। तो ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है, सर्वाधिक लंबी। तो यही बात एग्जाम में पूछी गई थी। तो आप ध्यान रखिए कि यह सर्वाधिक लंबी है, और हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा था? प्रदेश की सर्वाधिक पुरानी। तो ये दोनों बातें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो हो सकता है अगला नंबर आगरा नहर का हो, आगरा नहर के बारे में पूछ ले। तो आप याद रखिए कि यमुना से निकलती है, 1600 किलोमीटर लंबाई है, और यह 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई करती है। तो ध्यान दीजिए, यह सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है। इसकी कुल लंबाई जो है 12,368 किलोमीटर है। खातिमा शक्ति केंद्र शारदा नहर पर स्थित है। तो यह भी याद रखिए कि खातिमा पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर चलता है। शारदा नहर से लखनऊ के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिले की सिंचाई की जाती है। अब अगला देखिए, अब ऊपरी गंगा नहर।
अब देखिए, इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने किनारे से निकाला गया है। तो यह भी गंगा नदी पर है और हरिद्वार के पास से निकला है। इसकी मुख्य नहर की लंबाई जो है 340 किलोमीटर है, किंतु छोटी नहरों की शाखाओं के मिलने से इसकी लंबाई 5640 किलोमीटर लंबी हो जाती है। तो इसका कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये एक नहर जा रही है ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये मुख्य नहर हो गई 340 किलोमीटर। लेकिन इसके साथ ही नहरों में ऐसे डायरेक्ट नहीं, इसके छोटे छोटे जो है ऐसे नहर भी बनाए जाते हैं, क्योंकि ये आसपास के क्षेत्रों को कवर करे। तो अगर ये सारी चीजें हम मिला दें तो ये कुल 5640 किलोमीटर तक हो जाती है। इस नहर का निर्माण कार्य जो है 1840 से 1854 के मध्य पूरा हुआ और जून 2006 में इसका आधुनिकीकरण किया गया। तो आप याद रखिए कि इसका जो मॉडर्नाइजेशन है वो 2006 में किया गया था, किसका, ऊपरी गंगा नहर का। अब ये ऊपरी गंगा नहर इसका इसलिए नाम है, ये हरिद्वार के समीप गंगा से निकलती है और हरिद्वार जो है वो उत्तर प्रदेश, और हरिद्वार आपको पता है उत्तराखंड काफी ऊंचाई पर है, तो वहां से वो निकला है, तो इसलिए इसका ऊपरी गंगा नहर है। तो इससे ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऊपरी गंगा मतलब कि वो पहाड़ी क्षेत्र से निकला है। और अभी हम आगे निचली गंगा नहर भी पढ़ेंगे। तो फिर देखिए, अभी तक हमने देखा कि इसका आधुनिकीकरण जो है वो 2006 में किया गया। इसके लाभान्वित जिले जो है सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर और फर्रुखाबाद है। इस नहर से जो है उपयुक्त जिलों की लगभग जो है 7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो ये देख रहे हैं मैक्सिमम है अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है। सबसे ज़्यादा जो है अधिक भूमि की सिंचाई किस नहर से की जाती है क्षेत्रफल के आधार पर, तो ये है ऊपरी गंगा नहर। ये जो है लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि तक की सिंचाई कर रही है। अब आगे देखिए, निचली गंगा नहर हम पढ़ते हैं। तो 1878 में इसका निर्माण किया गया है और निचली गंगा नहर अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब देख सकते हैं निचली गंगा नहर, तो यही है, यही बातें आप फिर से रिपीट की गई हैं। अब अगला देखिए, मध्य गंगा नहर। तो इसमें देखिए, इस परियोजना के अंतर्गत बिजनौर जनपद के समीप गंगा नदी पर बैराज का निर्माण कर 155 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर को ऊपरी गंगा नहर में मिलाया गया है। तो इसे आप देखेंगे कि ये जो मध्य गंगा नहर है गंगा नदी पे बना है और यह ऊपरी गंगा नहर से मिलती है, और यह बिजनौर जनपद के पास जो है गंगा नदी बैराज का निर्माण किया गया है। और आपको पता है कि जब उत्तराखंड से गंगा यूपी में एंटर करती है तो सबसे पहला जो जिला आता है यूपी का वो बिजनौर है। और एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है, तो बिजनौर में। और इससे लाभान्वित जिले जो है वो गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद है। तो ये है। अब चलिए दोस्तों, हम लोगों ने ये सारी चीजें नहर पढ़ लिया। अब हम जो है प्रदेश की प्रमुख नहरें और पढ़ लेते हैं, जो और भी नहरें हैं छोटे मोटे उनको हम पढ़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर मेजर नहरें जो पढ़े, जो बड़ी है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आगे वाले एग्जाम में जो हो सकती है संभावना हो छोटी नहरों से, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहला नहर जो है वो रामगंगा नहर है। यहाँ पर योजना दी गई है, यह नदी दी गई है, उसका उद्गम स्थान और लाभान्वित जिले। तो एग्जाम में जो मैक्सिमम पूछी गई हैं वो नदियाँ ही पूछी गई कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है और उसके कुछ जो है स्पेशलिटी। तो देखिए, रामगंगा नहर जो है वो रामगंगा नदी पर है। निकलती कहाँ से है? पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के कालागढ़ से। इस पे लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो बिजनौर है, मुरादाबाद है, अमरोहा, रामपुर। अब पूर्वी यमुना जो है नहर किस नदी पे है? यमुना नदी पर है। कहाँ से निकलती है? फैजाबाद, सहारनपुर से, और इन जिलों को कवर करती है। ऐसे ही आगरा नहर जो है यमुना नदी पे है। आपको पता है कि आगरा शहर जो यमुना नदी के किनारे बसा है, तो यमुना नदी से संबंधित होगा। और यह ओखला जो है दिल्ली, नोएडा के पास से निकलती है। शारदा नहर हमने पढ़ा था
अभी ये सबसे लंबी नहर है। तो शारदा नहर, शारदा नदी या तो काली या तो महाकाली नदी से निकलती है और यह बनवास नेपाल के निकट से निकलती है। और फिर अगला हमारा है सरयू नहर। सरयू नहर जो है वो घाघरा नदी से निकलती है। और अगला जो है वो घाघरा नहर है। घाघरा नहर जो है यह सोन घाघरा नहर जो है घाघरा नदी से निकलती है। घाघरा जो है सोन की सहायक नदी है और यह जो कवर करती है, निकलती कहाँ से है? मिर्जापुर से, और कवर करती है सोनभद्र को और मिर्जापुर को। और आगे देखिए, बेतवा नहर जो है बेतवा नदी पर है और यह झांसी के परीक्षा स्थान से निकलती है और यह झांसी, हमीरपुर, जालौन को कवर करती है। ऐसे ही केन नहर जो है, केन बेतवा आपको पता है यह यमुना की सहायक नदियां हैं। तो बेतवा नदी पर बेतवा नहर है, केन नदी पर केन नहर है और यह मध्य प्रदेश के पन्ना से निकलती है और अपने उत्तर प्रदेश के बादा को सिंचित करती है। वैसे ही गंडक नहर जो है बूढ़ी गंडक पे है। राजघाट नहर जो है वो बेतवा नदी पर है। रिहंद नहर को आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। रिहंद नहर जो है वो रिहंद नदी से निकलती है और यह जो है सोनभद्र के पिपरी स्थान से निकलती है और यह कवर किसको करती है? मिर्जापुर को, सोनभद्र को, वाराणसी को और प्रयागराज को सिंचित करती है। और आपको साथ ही साथ बताते चले कि रिहंद नदी पर यह जो एक रिहंद बांध बना है और उत्तर प्रदेश का जो बिजली उत्पादन है यहाँ पर प्लांट है, उत्तर प्रदेश रिहंद बिजली परियोजना। अगला है रानी लक्ष्मी बाई बांध। तो बेतवा नदी पे है माता टीला। तो यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि माता टीला परियोजना किस नदी पे है? तो बेतवा नदी पे है। कहाँ है? ललितपुर में। तो यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, माता टीला परियोजना। अब देखिए, बेलन टोन्स नहर बेलन नदी पे है। मेचा जलाशय नहर जो है बेलन नदी पर है और वेन गंगा बैराज नहर जो है बाणगंगा पर है। ऐसे ही बाणगंगा नहर जो है सोन नदी पर है। नौगढ़ बांध नहर जो है कर्मनाशा नदी पे है। अब कर्मनाशा नदी जो है कि गाजीपुर की नदी है और यह गाजीपुर चंदौली को कवर करती है। चंद्रप्रभा बांध नहर जो है चंद्रप्रभा नदी पे है, यह चकिया चंदौली से निकलती है। पपरई बांध जो है पपरई नदी पर है। हमीरपुर नहर यमुना नदी पर है। ऐसे ही उटारी बांध जो है उटारी नदी पर है और धनास नहर जो है बेतवा पे है। ललितपुर बांध नहर जो है शहजाद नदी पर है। कहोद नहर जो है बेतवा नदी पर है और सप्रार नहर जो है सप्रार नदी पर है। ऐसे ही अर्जुन बांध जो है अर्जुन नदी पर है। एग्जाम में पूछा गया है कि अर्जुन नदी कहाँ पर है? तो असल में 4 ऑप्शन दिया था, उसमें पूछा था इनमें से कौन सा जो नदी है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो उसमें ये नदी का भी नाम था। अब देखिए, अहरौरा बांध नहर जो है गड़ई नदी पर है। अहरौरा कहाँ है? बनारस में। अब ऐसे ही महदा बांध जो है बिरमा नदी पर है और नगवा बांध जो है कर्मनाशा नदी पे है। तो यहाँ पे ये याद रखिए कि जो बिरमा, गड़ई, अर्जुन, सपरार और शहजाद, उटारी, ये सब नदियां और परपई जो है ये सब नहीं सुने होंगे। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इसका जो है अपवाह तंत्र है। तो इतना याद रखिए कि ये उत्तर प्रदेश की नदियां हैं, बिरमा, गड़ई, अर्जुन, सपरार, शहजाद और उटारी। तो याद रखिएगा। चलिए, हमारा दोस्तों अगला टॉपिक आ गया कुआं। हम लोगों ने पढ़ा था सिंचाई के साधनों में, तो नलकूप पढ़े थे, नहरें पढ़े थे, फिर उसके बाद जो आया था वो कुआं, तालाब, ये सब था। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कुओं द्वारा सिंचाई की परंपरा सर्वाधिक प्राचीन है। प्रदेश में पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के लगभग सभी भागों में कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है।
गंगा गंडक घाटी के मध्यवर्ती मैदानों में कुओं द्वारा सिंचाई सर्वाधिक की जाती है। इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र में कोमल शैल ऊंचे भूमिगत जल स्तर का पाया जाना है। तो आपको पता है कुएं जो होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सरफेस से जमीन के अंदर जो होता है यह बना होता है और इसके अंदर जल होता है। तो इसको खोदने के लिए अगर उसकी सैल चट्टानी जो होंगी कोमल नहीं होंगी तो आप इसको कुएं जो है आसानी से बना नहीं पाएंगे। दूसरी बात कि उसका जो जल स्तर है वो ऊंचा होना चाहिए। अगर आप कुएं से सिंचाई कर रहे हैं तो जल स्तर अगर ऊंचा नहीं होगा तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको पानी निकालने के लिए। तो इसीलिए जल स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। कुओं द्वारा जल निकालने के प्रमुख साधन क्या है? रेहट है, ढोल ढोकली है, बलदेव बाल्टी है, मायादान लिफ्ट है, वासर रहट है, चरसा मोट है, चैन पंप है, पेंच है, हैंड पंप है। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि कुएं से पानी निकाल सकते हैं। अब कुएं से बाल्टी से पानी निकाल के सिंचाई तो करेंगे नहीं, या तो आप उसमें हैंड पंप लगाइए या चेन पंप लगाइए जिससे कि पानी आपके खेतों में आ सके, या तो रेहट देख ली। एक रेहट क्या होता है कि एक बड़ा सा ऐसा टोकरी होता है, इसमें रस्सियाँ होती हैं, एक तरफ से इधर आदमी पकड़ता है एक तरफ से ऐसे, इसको डुबो के पानी निकालता है, ऐसे ऐसे निकालता है। तो ये सब हुआ तरीके। और इनका देखिए उपयोग कहाँ से किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में कुओं द्वारा सिंचाई जो है गोंडा, बहराइच, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली आदि जनपदों में की जाती है। अब अगला देखिए हमारा जो है कि तालाब है। उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल से ही तालाबों से, पोखरों से सिंचाई की जा रही है। इसी कारण इसे सिंचाई के प्राचीनतम स्रोत माना जाता है। तो याद रखिए कि सिंचाई का प्राचीनतम स्रोत क्या है। तो अगर कुआं तालाब में आप कंफ्यूज होंगे तो आप तालाब समझिए। आपको पता होगा कि आपके गांव में एक बड़े से क्षेत्र में तालाब होंगे। प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में वर्तमान समय में भी जो है कि यह मुख्य साधन है सिंचाई का। कहाँ पर? पठारी क्षेत्रों में। इसके द्वारा सिंचाई के लिए भेड़ी, ढोकची आदि तकनीकी प्रयोग की जाती है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में हम प्रमुख झीलों को पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश की झीलों का अभाव है। उत्तर प्रदेश में जो है कि झील बहुत कम है, झीलों का अभाव है। यहाँ की अधिकांश झीलें जो है कुमाऊं क्षेत्रों में हैं, जो कि प्रमुखतः भूगर्भीय शक्तियों द्वारा भूमि के धरातल पर जो है परिवर्तन हो जाने के कारण परिणाम स्वरूप निर्मित हुई। तो देखिए प्रमुख झीलों के बारे में हम देखते हैं। तो इधर जो है कि झील दिया है, इधर इसका स्थान। तो दोस्तों देखिए झील, तो आपको खाली इसको याद रखना है कि कौन सा झील किस स्थान पे है। सारे नहीं याद रखें, आपको जो प्रमुख झीलें हैं वही याद रखने हैं। तो देखिए रामगढ़ ताल, झील, ताल या कुंड कहें कुछ भी, चीजें झील ही हैं। तो देखिए रामगढ़ ताल जो है वो कहाँ है? गोरखपुर में। और ऐसे क्वेश्चन जो है कि मैच द फॉलोइंग करने के लिए पहले ही पूछे जा चुके हैं। 4 ऑप्शन आपको इधर से दे दिया जाएगा, 4 इधर से मैच कराना होगा। तो देखिए अगला है बखीरा झील, संत कबीर नगर। ऐसे ही करेला व इतौला झील कहाँ है? लखनऊ में है। नवाबगंज व मुंद्रा समुद्रम कहाँ है? उन्नाव में। तो झील आपको याद करने से एक तो झील से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तब लगा लेंगे। दूसरी बात की झील, यही झील जो है वेटलैंड है कुछ, रामसर का वेटलैंड साइट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको, जैसे नवाबगंज पश्चिम बिहार है तो यह एक वेटलैंड है, कहाँ है? उन्नाव में, पूछा जा चुका है। तो यहाँ से आपका दो दो काम हो जाएगा, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। नवाबगंज जो है उन्नाव में है। बड़ा ताल जो है वो कहाँ है? शाहजहांपुर में है। प्रयाग झील कहाँ है? बहराइच में। टांडा दरी ताल, सिरसी व जिरको जलाशय कहाँ है? मिर्जापुर में। आपको पता है कि मिर्जापुर में टांडा जो है दरी ताल है जिसको लखनिया दरी कहते हैं। भुगे ताल व विशेथा ताल कहाँ है? रायबरेली में। लिलौर झील कहाँ है? बरेली में। ठिठौला झील कहाँ है? फतेहपुर में। ऐसे देखिए
बेती अजगरा जो नैया झील है प्रतापगढ़ में है। मोती व गौर झील जो है रामपुर में है। शुक्र ताल है मुजफ्फरनगर में। और मुराय ताल है फतेहपुर में। कीमठ ताल है आगरा में। अब ऐसे देखिए शेखा झील कहाँ है, अलीगढ़ में। और इस पे देखिए कि राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकासाधीन है, तो इसको आप पहले ही याद रखिए। यूपी गवर्नमेंट जो है शेखा झील को राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में बना रही है। कहाँ है, अलीगढ़ में। गोविंद बल्लभ पंत नगर जो है यह कृत्रिम झील है सोनभद्र में। और जो रिहंद बांध है इसी के पास है, गोविंद बल्लभ पंत सागर के पास है जो है ये रिहंद नदी पर है। रिहंद बांध परियोजना इसी पर चलती है। अलवरा झील जो है विदेशी पक्षियों का आगमन स्थान है, कहाँ है, कौशाम्बी में, तो इसको भी याद रखें। औंधी ताल वाराणसी में है। राजा का बांध जो है कहाँ है, या भोजपुर ताल, यह एग्जाम में पूछा गया। भोजपुर ताल कहाँ है, सुल्तानपुर में। दरवल झील कहाँ है, फैजाबाद में। बलहापारा कहाँ है, कानपुर में। लक्ष्मी ताल भसनीय जलाशय या बरुआ सागर कहाँ है, झांसी में है। मदन सागर महोबा में है। फुलहर झील अभी एग्जाम में पूछा गया था, कहाँ पर है, तो पीलीभीत में है। तो यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं या वेटलैंड साइड के लिए पूछे जाते हैं। देखिए दहर झील कहाँ है, हरदोई में है। देवरिया ताल कहाँ है, कन्नौज में है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपको दे दे कि देवरिया ताल कहाँ है, अगर आपके ऑप्शन में दे दे देवरिया ताल और ऑप्शन में दे दे कन्नौज, देवरिया, हरदोई और इटावा, तो अब बताइए देवरिया नहीं लगाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको याद रखना होगा कि ये देवरिया ताल जरूर है लेकिन देवरिया में नहीं है। ऐसे देखिए भीखा झील कहाँ है, इटावा में है। सीता कुंड चक्र कुंड कहाँ है, नैमिष, सीतापुर में है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड कहाँ है, गोवर्धन, मथुरा में। कोकिला और भरत कुंड कहाँ है, मथुरा में है। नौ झील कहाँ है, मथुरा में। तो ये सारी झीलों को दोस्तों याद रखिए। अब चलिए हम झील के बाद जो है प्रमुख बांध को पढ़ लेते हैं, बांध परियोजनाएं जो है। तो देखिए पहला जो हमारा है रियंद, यह कौन सी नदी पर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर पर। तो इस बांध का नाम क्या है, रियंद बांध है, गोविंद बल्लभ पंत सागर पर स्थित है। नदी कौन सी है, रियंद। और स्थिति कहाँ है, सोनभद्र। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, देखिए यहाँ पर जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है कृत्रिम झील है, सोनभद्र पे है। रिहंद बांध परियोजना इसी पर है, तो इसको आप याद रखें। ओबरा जो है यह भी रिहंद नदी पे सोनभद्र में, यहाँ भी बिजली परियोजना चलाई जाती है, ओबरा और रिहंद दोनों जगहों पर। कनहर जो है वो सोनभद्र में है, कनहर बांध। काठी बांध रामगढ़ के बिजनौर में है। काठी बांध जो है रामगंगा नदी पर है और बिजनौर जिले में स्थित है। रामगंगा जो है रामगंगा नदी पर है, बिजनौर में है। जिरगो जो है मिर्जापुर में है। आरौरा है मिर्जापुर में। मीजा बांध है मिर्जापुर में, बेलन नदी पर। अधवा जो बांध है वो अधवा नदी पर है, मिर्जापुर में है। गढ़वा बांध जो है वो गढ़वा नदी पर चित्रकूट में है। ऐसे ही कालागढ़ जो है रामगंगा नदी पर है और कालागढ़ में। अब ऐसे देखिए रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर। शहजाद बांध शहजाद। गोविंद सागर जो है, अब देखिए दूसरा है गोविंद सागर है शहजाद नदी पर ललितपुर में। और अभी ऊपर हमने पढ़ा गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो दोनों अलग है, ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखिए सजनाम जो है सजनाम नदी पर है। जामनी है, मोदहा है, सुखवा डुकवा डैम। सुखवा डुकवा डैम पहले ही पूछा जा चुका है, बेतवा नदी पर है, झांसी में, तो याद रखिए। परीक्षा भी पूछा जा चुका है, झांसी में है, बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध। माता टीला बांध भी पूछा जा चुका है, मैंने आपको बताया था, बेतवा नदी पर है, झांसी में। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुके हैं। पथरई बांध पथरई नदी पर है। चंद्रप्रभा पे है। मुशाकहंद जो है कर्मनुषा नदी पर है, चंदौली में। अर्जुन डैम जो है अर्जुन नदी पर है, महोबा में है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और झलारपुर जो है करडिया में है, महोबा में।
तो दोस्तों ये हमारे हो गए जो है कि बांध हो गए और झील हो गए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ जो है कि परियोजनाओं को पढ़ते हैं, परियोजना को उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं को हम देखते हैं। तो देखिए, प्रदेश में बृहद एवं जो है मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करने के लिए 1973-74 में 3 समादेश विकास परियोजनाएं क्रमशः शारदा सहायक, गंगा एवं गंडक परियोजना को प्रारंभ किया गया। 1990 में गंडक कमान परियोजना को रामगंगा परियोजना में विलय कर दिया गया और शुरुआत में इन तीनों परियोजनाओं में केंद्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी 50-50% थी और 2004-5 में यह जो है कि अनुपात 50-40 और 10% कर दी गई। इसमें से 10% लाभार्थी का योगदान है। अब देखिए, जसराना नवीन नहर परियोजना, इसका निर्माण फिरोजाबाद जनपद के जसराना तहसील के अंतर्गत शेखपुर, हथवंत एवं चिकोहाबाद ब्लॉक में किया जा रहा है। और देखिए, बरनाहल नवीन नहर परियोजना, तो ये ध्यान रखिए कि जसराना कहाँ पर है, फिरोजाबाद में है, और बरनाहल जो है यह भी फिरोजाबाद में है। तो इसका निर्माण भी फिरोजाबाद जनपद की चिकोहाबाद तहसील में ही तथा मैनपुरी जनपद की करहल तहसील के अंतर्गत किया जा रहा है। बरनाहल ब्लॉक जो है मैनपुरी की डार्क एरिया घोषित किया गया है, इसको डार्क एरिया घोषित किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 2028 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के लिए प्रस्तावित है, तो इसको आप याद रखिए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं उनका थोड़ा मैपिंग कर लेते हैं। मैपिंग से हो सकता है आपको अच्छे से याद रहें। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की झीलें और ताल हैं, तो हम देखिए इसको जो है नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। तो शुक्र ताल कहाँ पर है, तो मुजफ्फरनगर में है। ऐसे ही गौर झील कहाँ है, रामपुर में है। लिलौर झील बरेली में है। फुलहर झील जो है पीलीभीत में है, यह पूछा गया है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए, बड़ा ताल जो है वो शाहजहांपुर में है। अब इसको ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है गोखुर झील है। कौन सा है, बड़ा ताल कहाँ है, शाहजहांपुर में। देवरिया ताल कहाँ है, कन्नौज में है। करेला झील कहाँ है, लखनऊ में। प्रयाग झील है बहराइच में। दरवान झील कहाँ है, अयोध्या में। बखीरा झील कहाँ है, संत कबीर नगर में। और रामगढ़ ताल कहाँ है, गोरखपुर में। राजा का बांध कहाँ है, सुल्तानपुर में। और बेंती झील कहाँ है, प्रतापगढ़ में। ऐसे ही बलिया में है सुराह ताल। औंधी ताल बनारस में है। टांडा दरी कहाँ है, मिर्जापुर में। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा झील कृत्रिम झील कहाँ है, गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में। ऐसे देखिए, फतेहपुर में है मुराय ताल। महोबा में है बेला सागर झील और मदन सागर। झांसी में है बरुआ सागर व लक्ष्मी सागर। नवाबगंज कुंडा समुद्र ताल कहाँ है, उन्नाव में। कानपुर में है मोती झील। पीठम झील जिसको सूर सरोवर भी कहते हैं, पश्चिम बिहार भी है, आगरा में है। नूह झील, मानसी गंगा, कुंडताल, राधा श्याम नाम से आप गेस कर सकते हैं कि यह मथुरा में होगा। और ललितपुर में मैंने आपको बताया था कि माता टीला बांध है। और आपको मैं दिखाऊं, देखिए ये माता टीला जो है यह ललितपुर और झांसी दोनों में ओवरलैप करता है और ये काफ़ी बड़ी है। तो याद रखिएगा, झांसी में सुखवा डुकवा, परीक्षा और माता टीला बांध है। तो झांसी में जो है बरुआ झील के साथ साथ लक्ष्मी ताल भी है और जो है सुखवा डुकवा, परीक्षा और माता टीला। माता टीला याद रखिए कि दोनों में आता है। अब आगे चलिए, देखिए अगला हमारा उत्तर प्रदेश वाटर सेक्शन रिकंस्ट्रक्शन परियोजना है। हम लोग परियोजना को पढ़ रहे थे अभी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर जो रिकंस्ट्रक्शन परियोजना, तो इस परियोजना को सन 2002 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था। अब यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा बांध जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो
उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिकंस्ट्रक्शन परियोजना। इसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में स्थित घाघरा गोमती घाटी व दोआब के जनपदों में जल प्रबंधन एवं सिंचाई विभाग में सुधार एवं क्षमता विकास की नदी घाटी परियोजना हेतु तैयार किया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत स्टेट वाटर टैरिफ रेगुलेटरी कमीशन का गठन किया गया इसके रख रखाव के लिए। अब अगला हमारा परियोजना है लघु सिंचाई परियोजना। राज्य में लगभग 77% सिंचाई लघु साधनों से की जाती है। इनमें से सर्वाधिक जो है 79% सिंचाई निजी साधनों से की जाती है। तो याद रखिए कि राज्य में लगभग 77%। तो हमने देखा था कि जो नलकूपों द्वारा सिंचाई है वो कितना है 74.9% है। तो और नलकूप जो है नलकूप आता है लघु सिंचाई परियोजना में। तो इसीलिए यह याद रखिए कि 77% सिंचाई लघु साधनों से की जाती है। अब अगला देखिए कह रहा है कि निःशुल्क बोरिंग योजना। तो प्रदेश में यह योजना 1885 में चलाई जा रही है, अभी भी चल रही है। इसके अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लघु सीमांत कृषक या अनुसूचित जाति जनजाति के छोटे किसान या तो SC/ST श्रेणी के कृषक आते हैं। इसके अंदर जो है उनको निःशुल्क बोरिंग किया जाता है। निःशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत 5.7 या 10,000 रुपए तक की धनराशि प्रदान की जाती है। अभी वर्तमान में यह राशि जो है 40,000 रुपए है। तो याद रखिएगा यह योजना अभी भी चल रही है, 40,000 है। इसमें कृषकों के लाभ हेतु 30 मीटर गहराई तक की निःशुल्क बोरिंग की व्यवस्था प्रदान की जाती है। पथरीले स्थानों पर बोरिंग योजना। तो देखिए इनवेल रिंग मशीनों के माध्यम से पथरीले स्थानों पर बोरिंग सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार लागत का 50% अधिकतम जो है 7,500 रुपये का अनुदान देती है। यह योजना मिर्जापुर, सोनभद्र, आगरा, प्रयागराज और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में चलाई जाती है। अब अगला देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना। यह योजना जो है कि 20 नवंबर 2012 में आरंभ की गई। इस योजना में सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत किसान बाहुल्य समूह को अधिकतम 3,92,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता है। यह जो है SC/ST OBC अल्पसंख्यक वर्ग के बाहुल्य समूह को अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करती है। अब अगला है समुदाय ब्लास्ट वेल योजना। यह योजना 11-12 में स्टार्ट की गई। इस योजना के अंतर्गत 6 मीटर व्यास के 15 मीटर गहरे कूप बनाए जाते हैं। ये वेल मतलब क्या होता है कुआं, और कूप मतलब भी कुआं। तो इसमें 6 मीटर व्यास के 15 मीटर गहरे जो है कुएं बनाए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषक आते हैं। यह योजना प्रदेश के झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में जो है कार्यान्वित की जाती है। चकडैम निर्माण योजना देखिए। तो दोस्तों ये सारी योजना जो है आपको कथा की तरह सुनना नहीं है, इसको आपको मेनली याद रखना है कि यह किस वर्ष स्टार्ट की गई थी। तो बस आपको इतना ही काम याद रखना है कि कौन से वर्ष स्टार्ट की गई थी। जैसे निःशुल्क बोरिंग योजना 1985 में, राम मनोहर लोहिया और सामुदायिक ब्लास्ट वेल योजना 2012 में स्टार्ट की गई। तो ये सारे आपको याद रखनी है। तो अगला हमारा है चेक डैम निर्माण योजना। तो इसको याद रखना है कि 2008-9 में स्टार्ट हुआ, 2008 में, और इसके अंतर्गत बुंदेलखंड की पहाड़ी क्षेत्र में जो है कि सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। अगला देखिए ओटिजन वेल योजना। यह योजना के अंतर्गत जो है पाताल तोड़ कूप का निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत हैंडसेट आर्टिजन कुएं हेतु कुल लागत का 50% जो है अधिकतम 5,000 रुपए तथा मशीन निर्मित कुओं हेतु 50% अधिकतम 15,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता है। गहरे नलकूप के निर्माण की योजना। तो देखिए इस योजना के अंतर्गत पठारी क्षेत्रों में हैवी रिंग मशीनों के माध्यम से गहरे नलकूप का निर्माण किया जाता है।
इसमें 60 मीटर से अधिक की जो है गहराई की बोरिंग की जाती है। इसमें सरकार जो है 50% या तो अधिकतम 1 लाख रुपए अनुदान राशि देती है। अब अगला देखिए, मध्यम गहराई नलकूप योजना। इसकी शुरुआत जो है 2004 या 5 में की गई। 31 से 60 मीटर तक की बोरिंग इसमें की जाती है। इसमें 7,500 रुपये दिए जाते हैं। सतही पंप सेट योजना देखिए, यह जो है बुंदेलखंड के समस्त जनपदों तथा विंध्याचल क्षेत्र के जनपदों मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज की यमुना पार पठारी क्षेत्रों में सिंचाई हेतु पंप सेट प्रदान की जा रहे हैं। सामान्य लघु कृषक को जो है 4,500 रुपये, सीमांत किसान को 6,000 और जो है कि SC/ST किसानों को 9,000 रुपये का अनुदान राशि प्रदान किया जा रहा है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया जो है कि सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, राजस्व विभाग से संबंधित कार्यक्रम। तो देखिए, यह असल में यह जो राजस्व विभाग है वो खेती बाड़ी के क्षेत्रों से संबंधित है। तो इसके बारे में हम कार्यक्रम पढ़ते हैं। तो देखिए, भूमि संबंधी अभिलेखों की देखरेख, कृषि उपज संबंधी आंकड़े, चकबंदी कार्यक्रम, भूमि विवादों के निपटारे, दुर्घटना बीमा योजना आदि का निपटान जो है राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। और राजस्व विभाग के अंतर्गत लेखपाल, तहसीलदार, जिला कलेक्टर, कमिश्नर, SDM के द्वारा ये सब किया जाता है। अब आगे देखिए, कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं जो कि राजस्व विभाग संबंधी कार्यक्रम है। तो पहला है जमींदारी प्रथा। तो याद रखिए, ये चारों आप अच्छे से याद रखिएगा। जमींदारी प्रथा जो है उत्तर प्रदेश की जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अंतर्गत कानून बनाकर भूमिहीनों को भूमि आवंटित किया गया। तो जमींदारी प्रथा जो आया था वह एक कानून के माध्यम से 1950 में आया था। इसमें क्या है कि जिसके पास बड़े जोत की भूमि थी, उनमें से इनका जो है क्या करके जमींदारी प्रथा लाकर हदबंदी करके इसकी भूमि को जो है छोटे छोटे भागों में करके छोटे किसानों को आवंटित किया गया। अब ऐसे ही उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 आया। इसमें क्या है, इस अधिनियम को सीलिंग कानून के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से भूमि सीमा निर्धारित की गई। इसके अंतर्गत 18 एकड़ की अधिक जोत सीमा के अतिरिक्त भूमि का आवंटन राज्य में कमजोर वर्ग के लोगों को देने होंगे। तो इसमें जो है सीलिंग कानून, आप याद रखिए कि इसको सीलिंग कानून कहते हैं 1960 वाले को। और इसमें ये कहा गया कि जिसके पास 18 एकड़ से ज़्यादा भूमि होगी, उससे ज़्यादा 18 एकड़ तो सरकार आपको दे देगी, लेकिन अगर आपके पास 20 एकड़ है तो यह 2 एकड़ जो है वो सरकार कमजोर वर्गों को दे देगी। अब अगला देखिए, आपदा राहत नीति। इसका क्रियान्वयन जो है वित्त आयोग भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य के मुख्य सचिव अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा किया जाता है। इस निधि में केंद्र एवं राज्य की भागीदारी जो है वो 75-25 अनुपात है। इसमें जो निधि है, धन आवंटन फंड है, वो 75% जो है केंद्र सरकार देगी, 25% राज्य सरकार। अगला देखिए, आपदा प्रबंधन परियोजना। इसका संचालन सन 2003 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा परिषद के भूकंप प्रभावित अति संवेदनशील 6 शहरों मेरठ, आगरा, बरेली, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ में शहरी भूकंपी कार्यक्रमों के रूप में प्रदेश के लगभग 13 जिलों में ग्रामीण को आपदा प्रबंधन कार्य हेतु जागरूक किया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहे हमारे जो है राजस्व विभाग से संबंधित कार्यक्रम। यहाँ से क्वेश्चन दोनों से पूछे गए हैं, आप ध्यान रखिए। 1950 वाले कानून, 1960 में। अब इसमें ध्यान रखिए कि सीलिंग कानून में 18 एकड़ का सीलिंग है। इससे ज़्यादा आपके पास जो है एकड़ भूमि नहीं होनी चाहिए थी उस टाइम। अब आगे देखिए, हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, सर्वप्रथम नलकूप द्वारा सिंचाई प्रारंभ किया गया तो हमने पढ़ा था 1930 पे मेरठ में। और मेरठ जो है सबसे बड़ा नलकूप सिंचाई क्षेत्र है। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है, तो नलकूप है।
लगभग 74.5% हम लोगों ने देख रखा है। प्रदेश में नलकूप की सर्वाधिक संख्या पश्चिमी भाग में है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है, हमने देखा। पूर्वी यमुना नहर का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो इसको आप याद रखिए। और यह जो 1930 में खुदवाया गया था, 1830 में। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर, सबसे पुरानी हो गई पूर्वी यमुना, सबसे बड़ी होगी शारदा नहर। इतना 12,368 किलोमीटर 1928 में खोदा गया। प्रदेश में सबसे अधिक नहर द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लंबाई के अनुसार सर्वाधिक नहरें कहाँ हैं? रायबरेली में है। यमुना के दाहिने से निकाली गई नहर कौन सी है? आगरा नहर, दिल्ली के पास। आगरा नहर से लाभान्वित राज्य कौन सा है? यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। रामगंगा नहर से लाभान्वित राज्य है यूपी, उत्तराखंड। शारदा नहर यूपी, उत्तराखंड लाभान्वित है। आगरा नहर का उद्गम कहाँ है? दिल्ली का ओखला। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम कहाँ है? हरिद्वार से। निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ है? नरोरा से। और शारदा नहर का उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो नेपाल के निकट से, बनवासा से। सरयू घाघरा नहर जो है कतरनिया घाट से निकल रहा है, बहराइच से। गंडक नहर जो है उत्तर प्रदेश और बिहार से लाभान्वित हो रहे हैं। लघु सिंचाई साधन कौन कौन से हैं? तो देखिए, नलकूप है, कुआं है, तालाब है। यह लघु सिंचाई के साधन है। और नलकूप से जो है कि आपको पता है, अगर ये नलकूप, कुआं और तालाब मिला दें तो ये 77% जो है भाग को सिंचित करते हैं। और देखिए, मध्य और बृहद सिंचाई नहर है और बांध है, इससे जो है 13%। अब अगला देखिए, तालाब एवं पोखरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ हो रही है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। कुओं से सर्वाधिक सिंचाई पूर्वांचल में। कुओं से सिंचाई की प्राचीन तकनीकी कौन सी है? तो रहट, वाशर रहट, बलदेव बाल्टी, ढेकली, चरसा, मायादास लिफ्ट। तो यहाँ आपको उल्टे तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रहट, वाशर रहट, बलदेव बाल्टी, ढेकली जो है किस प्राचीन तकनीकी की सिंचाई है? तो यह कुएं की है। तालाबों, पोखरों आदि से सिंचाई की प्राचीनतम तकनीकी है बेड़ी, ढेकची। तो याद रखिएगा कि बेड़ी जो है, ढेकची है, तालाब पोखरों से है, बाकी रहट वाशर जो है कुओं से है। कुओं की प्राचीन तकनीकी है। कम एवं गहरे जल वाले क्षेत्रों में सिंचाई कैसे की जाती है? तो ड्रिप और स्प्रिंकलर से। हाइड्रोग्राफ स्टेशन स्थापित किए गए हैं तो भूगर्भ जल स्तर के मापने हेतु। तो आप ध्यान रखिए कि भूगर्भ में जल कितना नीचे है, इससे इसको कैसे मापा जाता है? तो हाइड्रोग्राफ से। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोग्राफ स्टेशन बनाए गए हैं, तो ये है, इसको याद रखिए। अब चलिए दोस्तों, हम कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, कहाँ होता है पूरा? तो हमने अभी देखा कि जो सर्वाधिक सिंचाई वो लघु एवं बृहद परियोजनाओं से होता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो क्या है देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि अवरोही क्रम में लगाइए। तो ये इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा कौन सा है? नलकूप है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद नहर है, फिर उसके बाद तालाब, कुएं है, फिर अन्य साधन, तो ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो ये कौन सा है? इटावा। राज्य का कौन सा जिला जो है पान उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि महोबा जो है पान का सबसे बड़ा उत्पादक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में। अर्जुन बांध जो है कहाँ है? कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो हमीरपुर।
रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? बेतवा नदी पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। यह प्री का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है, लगभग 75%। निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, तो वह कौन सा है? हमने अभी देखा यूपी। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो है उत्तर प्रदेश की सिंचाई के बारे में। हम लोगों ने इसमें जो है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई के बारे में जितनी बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी चाहिए वो सभी कुछ पढ़ा। तो दोस्तों ये रहा। दोस्तों अगर इस पीडीएफ के लिए अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है कि आप ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है कंपटीशन जीके ट्रिक 2024। इससे जो है सर्च करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पर जो है कि आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।